नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये 12वां लेक्चर है और आज इस 12वें लेक्चर में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम आज कवर करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। हम बात करेंगे होम रूल लीग की, लखनऊ समझौता की हम बात करेंगे जो कि कांग्रेस की एकता के लिए जाना जाता है, जिसमें कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल दोनों के मध्य समझौता हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग भी आ जाती है कांग्रेस के साथ। और पिछले लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे वो मैंने आपको बताए, उनमें होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको बताया। बंगाल विभाजन के बारे में पिछले लेक्चर में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद आज हम यहाँ पे दिल्ली षड्यंत्र केस और गद्दार पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे और प्रथम विश्व युद्ध के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई भारत में, जो आंदोलन देखने को मिले थे, क्रांतिकारी आंदोलन, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेश में, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो कि विदेशों में रह रहे थे उन्होंने भी वहां से महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे और उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है भारत में। तो इनके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिनमें हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1919 के मध्य तक चला। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो 28 जून 1914 को एक घटना देखने को यहाँ पे मिलती है जिसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिसका नाम था आर्कड्यूक फर्डिनेंड ये इसका नाम था और इसकी सेराजोवा में हत्या हो जाती है। अभी हत्या किसके द्वारा की जाती है? ये हत्या की जाती है एक गुप्त संगठन जिसका नाम था ब्लैक हैंड इस संगठन का नाम था जिसके द्वारा ये हत्या की जाती है इस ऑस्ट्रिया के राजकुमार की। और ये जो ब्लैक हैंड और इसका एक अन्य नाम था यूनियन ऑफ डेथ, ये जो संगठन था ये एक सर्बियाई संगठन था। अब यहाँ पे देखो, आप मैप में देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ये यहाँ पे सर्बिया है। तो सर्बियाई संगठन था ब्लैक हैंड जिसने ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कर दी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे सर्बिया पे आक्रमण कर दिया। सर्बिया पर जब आक्रमण हुआ तो रसिया ने फिर ऑस्ट्रेलिया पे आक्रमण कर दिया। फिर यहाँ पे जर्मनी भी यहाँ पे कूद जाते इस आक्रमण में और जर्मनी ने फ्रांस, रसिया, इस प्रकार से यहाँ पे दो गुट बन जाते हैं, जो कि एक था ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक में आ जाते हैं फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। तो दो गुट बन जाते हैं उस समय प्रथम विश्व युद्ध में। पहला गुट है ट्रिपल अलायंस जिसमें आते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और तुर्की। और दूसरा जो ग्रुप है वो है ट्रिपल एंटेंटी, इसमें है फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, अमेरिका और जापान। इस युद्ध में दोस्तों ट्रिपल अलायंस की हार हो जाती है जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और तुर्की था। और अंत में जो हार मानता हूँ जर्मनी मानता है, अंत तक जर्मनी यहाँ पे लड़ता रहा। और अंत में 1919 में जब ये युद्ध समाप्त होता है तो एक संधि होती है। वैसे इसके बारे में अलग से हम डिटेल्स में दोस्तों जब मैं आपको विश्व का इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा। वर्साय की संधि जो कि जर्मनी के साथ होती है और इस वर्साय की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब इसमें देखो एक चीज आप यहाँ पे देखो, तुर्की ट्रिपल अलायंस के साथ है, यानी तुर्की किसके विरोध में खड़ा है? इंग्लैंड के विरोध में खड़ा है, ब्रिटेन के विरोध में खड़ा है। और इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में जो मुस्लिम लीग है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई क्यों थी? ताकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य है वो अंग्रेज सरकार से मुसलमानों के अधिकारों के लिए मांग करे और उन्हें मतलब कुल मिला के मुस्लिम लीग वो इंग्लैंड को सही मानती थी कि मतलब जो शासन कर रहे भारत में, तो वो उसके पक्ष में था। मुस्लिम लीग की जब शुरुआत जो देखने को मिलती है वो बंगाल विभाजन से भी खुश थे और साथ ही साथ जो 1909 में अधिनियम आया, भारत का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, उसमें इंग्लैंड ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जो कि रखा था, तो उसको देके वो खुश थे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, एक तो इंग्लैंड यहाँ पे टर्की का साथ नहीं दे रहा बल्कि उसके विरोध में खड़ा है और जो टर्की का शासक है वो मुसलमानों का खलीफा कहलाता था, यानी जो मुसलमानों में प्रधान हुआ करता था उस समय, मुखिया, खलीफा, वो टर्की का शासक था, तुर्की का शासक।
तो इस कारण मुस्लिम लीग यहाँ पे फिर क्या हो जाती है, भारत में वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती है, और इसलिए 1916 का जो लखनऊ समझौता होता है वो फिर कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कारण, ये प्रथम विश्व युद्ध का भी एक प्रमुख कारण था। एक दूसरा युद्ध भी इसमें देखने को मिलता है, वो था बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध 1912-13 में, इसमें भी इंग्लैंड ने तुर्की का साथ नहीं दिया था, तो जिस कारण मुस्लिम लीग खफा हो जाती यहाँ पे अंग्रेजों से, अंग्रेजी शासन से, और इसलिए वो लखनऊ समझौता करती है कांग्रेस से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस समय भारत में प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, यह जानना जरूरी है। लॉर्ड हार्डिंग, जिसके समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि ये 1910 से लेकर 1916 तक भारत का वायसराय था। और दूसरा था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिसके समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये 1916 से लेकर 1921 तक भारत का वायसराय था, और 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों भारत में जो कांग्रेस के गरम दल या नरम दल, दोनों ने यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, और इस समर्थन के पीछे उनका उद्देश्य था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेंगे तो उन्हें ये आशा थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज यहाँ पे भारत में एक उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना करेंगे। इसमें गांधी जी ने भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, और बहुत सारे भारत के युवाओं को सेना में भर्ती कराया था। इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा था। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय युवाओं को या ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए कहा गया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिलता है दोस्तों, जो आशा यहाँ पे लगाई थी कांग्रेस ने, कांग्रेस के गरम दल ने, कांग्रेस के नरम दल ने, वो आशा यहाँ पे इंग्लैंड के द्वारा नहीं बुनाई जाती है। इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, रोलेट एक्ट लाया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया जाता है, और इस प्रकार से फिर अन्य आंदोलन होते हैं भारत में। तो उम्मीद करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे समझ आपको आ गया होगा। भारत के जो नेता थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग, जो कि पहले अंग्रेजों के साथ रहती थी, वो यहाँ पे अंग्रेजों से खफा हो जाती है, अंग्रेजों से अलग हो जाती है, और उस कारण वो लखनऊ समझौता करती है, क्योंकि यहाँ पे तुर्की और इंग्लैंड ये एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और तुर्की का यहाँ पे जो शासक था वो उस समय खलीफा था, मुस्लिमों का खलीफा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होम रूल लीग की। होम रूल लीग की दो होम रूल लीग यहाँ पे स्थापित की गई है। एक है बाल गंगाधर तिलक जी की होम रूल लीग, और दूसरी है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। तो भारत में जो पहली होम रूल लीग स्थापित की गई वो बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग है वो स्थापित हुई। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव, पूना, कर्नाटक में, और इसका मुख्यालय इन्होंने पूना ही बनाया। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल लीग स्थापित की गई उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। ये भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, जोसेफ बैप्टिस्टा। और सचिव थे एनसी केलकर। बाल गंगाधर तिलक जी ने इस समय एक पत्रिका प्रकाशित की थी, केसरी, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। देखो, केसरी यहाँ पे मराठी भाषा में और मराठा यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में है। तो ये दोनों पत्रिकाएं निकाली थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। उद्देश्य क्या था बाल गंगाधर तिलक जी का? स्वराज, और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये तो बाल गंगाधर तिलक जी की क्या थी? होम रूल लीग थी। उसके बाद यहाँ पे एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना की जाती है सितंबर 1916 मद्रास में। इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, और मुख्यालय जो इसका था वो मद्रास में था। ठीक है, मद्रास में। एनी बेसेंट ने भी उस समय पत्रिकाएं निकाली थी। कौन कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो न्यू इंडिया, जो कि एक दैनिक पत्रिका थी, और कॉमनवेल्थ एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। तो दोनों होम रूल लीग का जो उद्देश्य था वो स्वशासन की स्थापना करना था। एक होम रूल लीग थी बाल गंगाधर तिलक की और एक थी एनी बेसेंट की। अब जो होम रूल लीग की यहाँ पे स्थापना की गई, इसका योगदान क्या है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में? इसका क्या प्रभाव पड़ा?
एक तो इसमें राष्ट्रवादी गतिविधियां, इनका क्या हुआ उस समय, राष्ट्रवादी गतिविधियां देखने को मिली थी, और साथ साथ ब्रिटिश सरकार पर होम रूल लीग के द्वारा काफी दबाव डाला गया था। और एक महत्वपूर्ण योगदान है होम रूल लीग का उस समय कि उसमें जो कांग्रेस जो अलग अलग थी उस समय, नरम दल में और गरम दल में, दोनों एक साथ जो लाने का प्रयास किया गया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब होम रूल लीग के बारे में आपको एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूं। एक अन्य होम रूल लीग है जिसका नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी। देखो, जो होम रूल लीग भारत में स्थापित की गई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, वो मैंने आपको बता दी है। एक है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1905 में। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी, संस्थापक है श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी इंग्लैंड में। तो यहाँ पे 1905 के बाद आपको ब्रैकेट में लिखना है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में की गई थी इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसमें जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर भी। जब वो इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो इससे जुड़ जाते हैं, इस इंडिया होम रूल सोसाइटी से। लाला हरदयाल इसमें शामिल थे, मदन लाल ढींगरा इसमें शामिल थे। और इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा एक पत्रिका शुरू की जाती है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंग्लैंड में। ठीक है, ये पत्रिका श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा शुरू की जाती है। और एक अन्य प्रश्न बनता है कि अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना तो ये की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय। तो यहां पर मैंने इंडिया की दोनों होम रूल लीग के बारे में आपको बता दिया है। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में भी बता दी मैंने आपको, और साथ साथ अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई। तो ये भी आपको साथ में क्या करना है दोस्तों, नोट करते जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं लखनऊ समझौते के बारे में। लखनऊ समझौते से पहले दोस्तों आपको पिछला लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये जब कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था गुजरात में। सूरत अधिवेशन 1907, जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन, और कांग्रेस बढ़ जाती है गरम दल और नरम दल में। लेकिन लखनऊ समझौता जो कि जाना जाता है कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ उस समय, और इसमें गरम दल और नरम दल यहां पे साथ आ जाते हैं। ये अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का, ये हुआ था लखनऊ में, तो इसलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे ये भी जानना अति आवश्यक है। तो इसकी अध्यक्षता उस समय कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में। तो 1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों के मध्य समझौता हुआ था, और दोनों यहाँ पे साथ आए थे, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसी लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों एक और समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, जिसे इसको भी लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। 1916 समझौता क्या हुआ था, इसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर दिया था। अब देखो, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग का, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति ये वफादार था पहले, लेकिन मैंने अभी आपको जब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया तो वहां पे तुर्की और ब्रिटेन वो एक दूसरे क्या है, विरोध में है।
तुर्की में उस समय जो शासक था वो मुसलमानों का खलीफा कहा जाता था। इस कारण भारत के जो मुस्लिम थे वो ब्रिटिश से मतलब क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी हेतु यहाँ पे स्थापित की गई थी 1906 में, अब वो ब्रिटिशर से उसका विरोध हो चुका है और वो कांग्रेस के साथ आ चुकी है लखनऊ समझौता में, लखनऊ समझौता के माध्यम से। तो कांग्रेस जो कि उस समय जब 1906 में पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया था कांग्रेस के द्वारा और इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था, तो कांग्रेस ने इस समय विरोध किया था इस अधिनियम का कि ये क्या करेगा, देश को बांटने का कार्य करेगा, हिंदू मुस्लिमों को बांटने का कार्य करेगा। तो उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन जब मुस्लिम लीग साथ आ गई है तो कांग्रेस ने अब इस पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि यह सही है। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे पछताना पड़ा। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकारा, जो कि कांग्रेस की मांग थी कि भारत में क्या चाहिए, एक उत्तरदायी शासन स्थापित करे अंग्रेज। तो मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकारा। तो ये दो मांग यहाँ पे स्वीकारी गई। लखनऊ समझौता में को जो कराने का महत्वपूर्ण योगदान इसमें, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आती है तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और मोहम्मद अली जिन्ना को लखनऊ पैक्ट का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा जाता है। इस लखनऊ समझौता में हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत और लखनऊ पैक्ट का आर्किटेक्ट ये किसे कहा गया, तो ये कहा गया उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि उसका एक महत्वपूर्ण योगदान था इसमें जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आई थी। तो उम्मीद करते हैं कि लखनऊ समझौता क्यों हुआ था और क्या क्या इसमें समझौते हुए थे ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी कुछ उस समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में। बात करेंगे मुजफ्फरपुर कांड की। मुजफ्फरपुर कांड में जो कि शामिल थे क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और इसमें खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है दोस्तों केवल 18 साल में। और ये फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रांतिकारी थे। तो इनके बारे में भी जानना अति आवश्यक है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। मुजफ्फरपुर कांड, मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में था। घटना ये होती है 30 अप्रैल 1908 को, जिसे कहा जाता है मुजफ्फरपुर कांड। और ये कहाँ हुई थी ये घटना, ये हुई थी मुजफ्फरपुर में जो कि बिहार में है। क्या हुआ था इस घटना में, तो इस घटना में क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी। दोनों नाम आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न बनता है कि मुजफ्फरपुर कांड में से संबंधित कौन कौन है या कौन है, ठीक है। तो कई बार खुदीराम बोस तो बहुत सारों को याद रह जाता है, लेकिन प्रफुल्ल चाकी नहीं रहता याद, तो कई बार प्रफुल्ल चाकी ऑप्शन में आ जाता है, खुदीराम बोस नहीं आता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों क्रांतिकारी थे। तत्कालीन जिलाधीश जो थे मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड ने क्या किया था, उसका एक कारण था कि किंग्सफोर्ड ने बहुत सारे जो बेगुनाह थे या इसकी जो न्याय करने की नीति थी वो भारतीयों को पसंद नहीं थी। इसने बहुत सारे निर्दोषों को भी क्या दी थी, सजा दी थी, जिसके कारण खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मन में इसके प्रति एक क्या था, विरोध था, जिस कारण उनके द्वारा 30 अप्रैल 1908 को इसकी हत्या के उद्देश्य से बम फेंका गया। लेकिन वो जो बम गिरा दोस्तों, वो उस गाड़ी में, इसकी गाड़ी में जब बम गिरा तो उसकी गाड़ी में उस समय 2 यूरोपीय महिलाएं थी, जिसका नाम था कैनेडी और एक उसकी बेटी थी। तो कैनेडी और उसकी बेटी की इसमें क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और ये जिलाधीश किंग्सफोर्ड यहाँ पे वो जिंदा बच जाता है। इस कारण से इस अपराध में खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है और 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई। मात्र 18 साल के थे दोस्तों ये यहाँ पे खुदीराम बोस, और क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी को आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और मात्र 18 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दी गई और ये सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी हैं। उसके बाद जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने खुद को गोली मारी, ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और इन्होंने खुद को गोली मारकर शहादत दी। तो ये दोनों शहीद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से ये मुजफ्फरपुर जो कांड है 1908, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कौन कौन इसमें शामिल थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट यहाँ पे जो घटना है वो है दिल्ली षड्यंत्र केस। यहाँ से भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या है,
तो दिल्ली षड्यंत्र केस की जो योजना बनाई गई, ये भी कई बार प्रश्न बनता है। दिल्ली षड्यंत्र केस की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? रास बिहारी बोस जी के द्वारा। और क्या होता है इस दिल्ली षड्यंत्र केस में? तो इसमें 23 दिसंबर 1912 को एक घटना घटती है। इसमें दिल्ली में जो उस समय तत्कालीन वायसराय था भारत का, हार्डिंग, उस पर बम फेंका जाता है। लेकिन वो ये भी बच जाता है उसमें जो हार्डिंग का महावत था, यानी जो हाथी पे सवार था, महावत हाथी का जो होता है, जो हाथी को संभालता है, कमांड देता है, वो इसमें मारा जाता है। और इस बम कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई। भाई बाल मुकुंद, शहीद अमीरचंद, शहीद बसंत कुमार और शहीद अवध बिहारी, इनको यहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में एक प्रश्न यह भी बनता है कि इसमें कौन सी समिति को जिम्मेदार ठहराया गया था? तो अनुशीलन समिति। अब क्या थी अनुशीलन समिति, इसको भी आपको समझना होगा। अनुशीलन समिति एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को की गई थी। 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना सतीश चंद्र बसु और प्रमनाथ मिश्रा के द्वारा की गई थी। सतीश चंद्र बसु और प्रमनाथ मिश्रा के द्वारा। इसके जो सदस्य थे वो थे बरेंद्र कुमार घोष, जतिननाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्ता, रास बिहारी बोस। देखो यहाँ पे रास बिहारी बोस ये अनुशीलन समिति के क्या है? सदस्य है। तो ये योजना किसने बनाई? रास बिहारी बोस ने। और ये किसके सदस्य हैं? तो अनुशीलन समिति के। तो इसलिए इस षड्यंत्र केस में इस समिति को जिम्मेदार ठहराया गया था, अनुशीलन समिति को। तो ये भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली षड्यंत्र केस आपको समझ में आ गया होगा और इसमें अनुशीलन समिति ये किस प्रकार इसमें शामिल थी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और मैं आपको दोस्तों बहुत डिटेल्स में यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका मतलब टॉपिक में वही आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट जो है वो आपका छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको दोबारा हिस्ट्री देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही बार आप कंटिन्यू यहाँ पे लेक्चर अटेंड करो और अपने अच्छे से यहाँ पे नोट्स बना पाओ। इस कारण से यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से अपने नोट्स तैयार करने हैं और लगातार कंटिन्यू स्टडी जारी करनी है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं और उनका रिवीजन भी साथ में करते जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नासिक षड्यंत्र केस और विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर, इनकी बुक्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनकी बुक्स आप एक बार देख लेना। ठीक है, 2 या 3 बुक्स इनकी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के समीप भागुर गांव में हुआ था। 1899 में इनके द्वारा एक मित्र मेले की स्थापना की गई। ये कई बुक्स में दोस्तों 1903 भी दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में और बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें 1899 ही दिया गया है। तो नासिक में मित्र मेले की स्थापना इनके द्वारा की जाती है और इस मित्र मेले का नाम बाद में क्या रखा जाता है? अभिनव भारत। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1904 में। ये वही मित्र मेला था जिसकी स्थापना 1899 में की गई थी और इस मित्र मेले का नाम 1904 में बदलकर क्या रखा गया? अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर ये इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां पर ही अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, लेकिन वहीं पर इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। किस मामले में? तो वो मामला था नासिक षड्यंत्र केस। अब देखो क्या था पहले नासिक षड्यंत्र केस, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है। इसमें अभिनव भारत के एक सदस्य थे अनंत कान्हेर। इन्होंने 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी और इसमें जो बंदूक पुलिस को हाथ लगी थी जिसके द्वारा अनंत कान्हेर ने जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी, ऐसा माना जाता है कि वो किसने भेजी थी? इंग्लैंड से वो भेजी थी सावरकर जी ने। तो इस कारण इन पर भी वो केस लगता है। 1909 में अभिनव भारत के सदस्य, अभिनव भारत जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। अभिनव भारत के सदस्य अनंत कान्हेर ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की और इसलिए इसे कहा जाता है नासिक षड्यंत्र केस। और पुलिस ने इसी नासिक षड्यंत्र केस के मामले में 13 मार्च 1910 को
विनायक दामोदर सावरकर जी को लंदन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया और उन्हें काला पानी की सजा दी गई। इनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी होती है भारत में आज भी। ठीक है, तो यहाँ से इनके बारे में इस प्रकार इतने प्रश्न जो बनते हैं। और हाँ, इनके बुक्स के बारे में आपको आप देख सकते हैं। वैसे मैंने पिछली बार एक लेक्चर में बता रखा है इनकी बुक्स के बारे में। तो और जो अन्य बुक्स हैं, 2 या 3 बुक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इनकी बुक्स है 1857 की क्रांति पर। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत की पहली क्रांति बताया था स्वतंत्रता आंदोलन के। तो इनके संबंध में जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। और स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। फ्रांसिस्को। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल भारत में ही नहीं चल रहा था, बल्कि भारत से बहुत सारे लोग जो विदेशों में रह रहे थे वो भी वहां पे अपने तरीके से अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे प्रयास कर रहे थे। तो उसी में यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की जाती है अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों द्वारा। तो ये अमेरिका में की गई, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसके संस्थापक हैं सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। यहाँ पे हैं सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जी, तो इसके संस्थापक हैं। उद्देश्य क्या था गदर पार्टी का? तो भारत को अंग्रेज अधीनता से मुक्त कराना और विदेशों में, विशेषकर जो अमेरिका और कनाडा में थे उस समय, वहां पर रह रहे भारतीयों में क्रांति लाना। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो इसमें थे सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, जतीन मुखर्जी, भगवान सिंह, रामचंद्र, करतार सिंह सराभा और बरकतुल्लाह। ये गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। एक और घटना इस समय दोस्तों देखने को मिलती है, कामागाटामारू प्रकरण। गाटामारू प्रकरण। पहले तो ये कामागाटामारू क्या है? कामागाटामारू एक जहाज है। उस समय हुआ क्या था? ये घटना इस समय है 1913 की। जो ये कामागाटामारू प्रकरण हुआ था, ये 1913 में हुआ था। इसमें उस समय ये हुआ था कि भारतीयों के कनाडा प्रवेश को लेकर कनाडा सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, जिस कारण से एक आंदोलन हुआ। इसे कामागाटामारू प्रकरण भी कहा जाता है। कामागाटामारू क्या है? एक जहाज है। तो कनाडा सरकार ने उस समय ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश देने से मना कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए हैं। भारत से डायरेक्ट कनाडा जाना उस समय बहुत मुश्किल होता था। तो भारतीय उस समय पहले किसी अन्य देश में चले गए, फिर कनाडा में चले गए। लेकिन कनाडा सरकार ने उन भारतीयों को कनाडा आने पर प्रतिबंध लगा दिया जो डायरेक्ट भारत से नहीं आए हैं। लेकिन 1913 में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, जो डायरेक्ट भारत से नहीं बल्कि अन्य जगहों से आए थे। तो इससे प्रोत्साहित होकर एक व्यक्ति थे गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि कामागाटामारू प्रकरण में महत्वपूर्ण कौन व्यक्ति है? गुरुदत्त सिंह है। तो इन्होंने जब देखा कि कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है 35 भारतीयों को जो कि डायरेक्ट भारत से नहीं बल्कि अन्य जगहों से यहाँ पर आए हैं, तो प्रोत्साहित होकर इन्होंने भी कामागाटामारू नामक जहाज किराए पे लिया। तो मैंने आपको बताया था कामागाटामारू का एक जहाज है और ये लगभग 376 यात्रियों को, टोटल 376 यात्रियों को इस जहाज से कहाँ ले गए? कनाडा ले गए, कनाडा के वैंकूवर में। लेकिन कनाडा सरकार ने इन्हें वहां पे उतरने नहीं दिया। काफी टाइम तक ये वहां रहे, लेकिन वहां पर कनाडा सरकार ने इन्हें प्रवेश करने नहीं दिया और इन्हें भारत लौटने के लिए कहा। जब ये भारत लौटते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक इनके द्वारा कमेटी भी गठित की जाती है, सौर कमेटी। सौर कमेटी, सौर कमेटी का संबंध है कामागाटामारू प्रकरण से। ये भी इनके द्वारा कनाडा में गठित की जाती है। फिर वहां पे कनाडा से ये कहाँ लौटते हैं? कलकत्ता लौटते हैं। लेकिन कलकत्ता में जो उसमें यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार
कि पुलिस में और इनके मध्य क्या हो जाता है, झड़प हो जाती है और इसमें लगभग कई लोग मारे जाते हैं कलकत्ता में। तो ये था कामागाटामारू प्रकरण। गुरदत्त सिंह द्वारा ये कामागाटामारू जहाज किराए पर लिया गया था। तो आज दोस्तों हमने यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध और उस समय जो भारत में और विदेशों में प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में चर्चा की है। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी युग के बारे में, महात्मा गांधी का भारत आगमन और किस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन किए जाते हैं, कौन कौन से आंदोलन किए जाते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।